हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। और आज से जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है, एक हम नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिसमें हम बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ जो हैं पेपर वाइज उनको हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज़ आने का जो मेन मकसद वो ये है कि 69 बीपीएससी का जो पीटी होने वाला है वो होने वाला है 30 सितंबर को। तो अराउंड हमारे पास में 70 डेज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें। तो 70 डेज को हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि कोई भी कसर ना छूटे और हम इसको कंफर्टेबली जो है वो क्लियर कर सकें। तो इसी के लिए जो हमारा आज जो इनिशिएटिव शुरू होने वाला है, इसमें हम पेपर वाइज ईयर वाइज जो है हम पेपर को डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करेंगे, उसके शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे अगर कुछ लग पाते हैं तो, और उसके बाद से एक एक ऑप्शन को हम एनालाइज करते हुए चलेंगे। तो आई होप ये आपको जो सीरीज शुरू होने वाली है वो अच्छी लगेगी। तो इस साथ हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो सेट होने वाला है वो होने वाला है अबाउट एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। इसके अराउंड 8 क्वेश्चन आए थे इन 68 बीपीएससी। तो सबसे पहले हम एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो अराउंड 29 क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री से, जिसमें से 8 क्वेश्चन एंशिएंट और मिडिवल से आए थे। तो हम सबसे पहले हम एंशिएंट एंड मिडिवल डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारत का जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें आयरन का यूज़ सबसे पहले कब शुरू हुआ था। तो इसके जो ऑप्शन है वो है अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, अराउंड 6,000 ईयर्स अगो, अराउंड 9,000 ईयर्स अगो, मोर देन वन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई दो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आप जो देख पा रहे होंगे कि 12,000 ईयर्स अगो जो बोल रहा है ये मतलब कि अभी से बोल रहा है कि 2023 से अराउंड कितने साल पहले। तो इसको अगर हम एक थोड़ा सा बेसिक इसके देख लेते हैं, जो हम टाइमलाइन जो लेके चलते हैं वो हमारा होता है कुछ ऐसा कि एक हम यहाँ पे बनाते हैं 0, जिसको लेते हैं हम जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो इससे जो पहले की जो डेट थी इनको हम 2 तरीके से जानते हैं, या तो B.C बिफोर क्राइस्ट, या फिर BCE बिफोर कॉमन एरा। तो अब कॉमन एरा क्या हुआ, तो दिस पॉइंट इज नोन एज कॉमन एरा। और इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं उनको या तो हम AD बोलते हैं, मतलब कि एनो डोमिनी, या फिर कॉमन एरा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो जाता है कॉमन एरा। इससे जो आगे वाला पार्ट हो गया वो हो गया बिफोर कॉमन एरा। तो ये जो डेट आप जो ईयर्स देख पा रहे होंगे 12,000, मतलब अभी से 12,000 मतलब कि ये 10,000 BC की बात कर रहा है, 10,000 साल पहले। तो ये क्या हुआ, ये हुआ 4,000, ये हुआ 7,000। तो अब अगर हम थोड़ा बहुत अगर हमें पता हो एंशिएंट अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो वो है कि जो लेटेस्ट हम जो मेटल, जो आयरन मेटल की अगर हम बात करें आयरन की, तो इसका जो यूज़ शुरू हुआ वो एकदम आखिरी में आकर शुरू हुआ, मतलब अराउंड 1000 BC के आसपास। तो 1000 BC का मतलब क्या हुआ, और अभी चल रहा है 2023, मतलब 1000 से फर्स्ट तो 0 तक 1000 आए और यहाँ से फिर आगे 2000 आए। तो मतलब कि 3000 ईयर्स अगो जो हमारा जो आयरन का जो यूज़ हुआ है वो शुरू हुआ है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो 12 हैं, 12,000, 6,000, 9,000, और ये जो एक्चुअल में जो शुरू हुआ है वो है 3,000 के आसपास। तो इसीलिए जो इसका आंसर बनता है वो है नन ऑफ द अबव। आई होप आपको जो ये कंसेप्ट है टाइमलाइन का ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बिफोर कॉमन एरा किसे कहते हैं, और ये जो ईयर जो कैलकुलेट किया गया वो कैसे किया गया, क्योंकि आगे भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो आप सवाल को सही से पढ़ें और फिर उसको आप अटेम्प्ट करें। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अबाउट
इन एंशियंट टाइम्स द एरिया साउथ टू गंगा वॉज नोन एज वॉट, कि जो गंगा जो नदी बहती थी, अगर हम ये अगर हम इंडिया हमारे बना पाएँ, तो यहाँ पे सपोज़ ये गंगा रिवर इज़ फ्लोइंग, यहाँ पे आके वेस्ट बंगाल में गिरती है, तो इसके साउथ का जो एरिया था उसको हम क्या कहते थे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि साउथ का जो एरिया है वो क्या कहते थे। तो ऑप्शन इसके क्या हैं, तक्षशिला, चोला, जिसको हम चोल भी कहते हैं, अनर्थ, या फिर दो, इन जो ऊपर तो दिए हुए उनमें से कोई दो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। तो इसमें जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं तक्षशिला, तो तक्षशिला जो रीजन हुआ करता था वो हुआ करता था ये वाला पार्ट, मॉडर्न पाकिस्तान वाला पार्ट, तो यहाँ पे तक्षशिला होता था। तो तक्षशिला यहाँ पे हो रहा है। तो अब हम, और इसमें बात कर रहा है साउथ ऑफ गंगा की, तो मतलब ये तो हो गया एलिमिनेट। दूसरा है चोल, तो जो चोल साम्राज्य था वो साउथ वाले पार्ट में था, तमिलनाडु वाले रीजन में चोल हो गए। तो चोल और चोला जो थे वो साउथ में थे। बट ये जो है इसमें अभी हम अगले अपने ऑप्शन पे आते हैं, तो वो बोलता है अनर्थ। अनर्थ कौन सा रीजन हुआ करता था, तो अनर्थ जो रीजन है वो है गुजरात वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो था वो अनर्थ रीजन हुआ करता था। और इसमें बोल रहा है कि जस्ट जो साउथ वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, ये तो एक्सट्रीम साउथ हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनता है हमारा वो तीनों में से ही एक भी नहीं है। तो इसका भी जो आंसर है वो है नन। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसका आंसर क्या है, क्या एक्चुअल में, तो जो साउथ को जो गंगा को था उसको हम बोलते थे मगध। मगध का आपको एरिया पता ही होगा, मैं बता देता हूँ। मगध ये वाला रीजन है, इसमें थोड़ा सा पार्ट बिहार का, झारखंड जो अभी जो नया जो झारखंड है उसको वाला पार्ट, फिर थोड़ा सा पार्ट आपका इसमें यूपी का, ये सब जो पूरा मिला के मगध साम्राज्य बनता था। और जिसके अगर हम मेन रूलर्स की बात करें तो इसमें इसको हम बोल सकते हैं अजातशत्रु का नाम आता है। एंड इसके अलावा बिंबिसार का भी हमें नाम देखने को मिलता है। तो मगध अगर हम साम्राज्य की बात करें तो ये जो दो नाम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि साउथ ऑफ गंगा को हम क्या बोलते थे, तो मगध बोला जाता था इनको। तो अब देख पा रहे होंगे कि जो पहले तो दो क्वेश्चन आए हैं उनमें से किसी में भी एक भी जो आंसर जो दे रहे हैं वो सही नहीं है, मतलब नन है। तो आप, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है वहाँ पे देखते हुए कि शायद इनमें से ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो आप नन के साथ भी जा सकते हैं। बट फिर वही है कि आपको क्लियर होना पड़ेगा हर एक ऑप्शन के साथ में। तो इसी साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी कॉमन एरा, देखिए कॉमन एरा यहाँ पे आ गया। तो कॉमन एरा वही था जो हमने पहले डिस्कस किया। सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल लेक रिजर्वायर वॉज रिपेयर्ड बाई होम। तो इसमें देखिए कई चीज़ें हमें देखने को मिली। पहली बात तो 2nd सेंचुरी के आसपास बात कर रहा है। दूसरा है सुदर्शन लेक, एंड ये है क्या, तो ये है आर्टिफिशियल लेक। तो इसको रिपेयर किसने किया था, जिसका ऑप्शन है कनिष्क, रुद्रदमन, हर्ष जो कि हर्षवर्धन के नाम से जाने जाते हैं। फिर इसके बाद से है मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सुदर्शन लेक है, पहली बात तो ये पड़ता कहाँ था। तो सुदर्शन लेक गुजरात वाला जो रीजन है, गुजरात में सौराष्ट्र रीजन में पड़ता था। और इसके बाद से इसके बारे में हमें किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे रॉक इंस्क्रिप्शन की बात की है। तो इसका नाम है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इस बार इसने पूछा है रॉक इंस्क्रिप्शन नॉर्मली, तो अगली बार ये पूछ सकता है कि सुदर्शन लेक का किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो वो है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। और सुदर्शन लेक है कहाँ पे, तो गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में। इसको बनवाया किसने था, बिल्ट बाई। तो बिल्ट बाई में आता है नाम पुष्यगुप्त का। और पुष्यगुप्त कौन थे, तो ये गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य
के समय में। तो इन्होंने इसको बनवाया था और इसको रिपेयर किसने करवाया था? तो रिपेयर करवाया था रुद्रदमन ने। तो रुद्रदमन थे कौन थे? एक शाका या फिर शक रूलर थे। तो इन्होंने जो है इसको बनवाया था। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से हमें कई चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहली तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन और 2nd सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास की बात है। इसमें सुदर्शन लेक की जिक्र हुआ है। सुदर्शन लेक पड़ता कहाँ पे? तो गुजरात सौराष्ट्र में। इसको बनवाया किसने? तो पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त कौन थे? तो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसको रिपेयर किसने करवाया? तो करवाया रुद्रदमन ने। और ये थे कौन थे? शक रूलर थे। कब करवाया? तो 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में। तो देख पा रहे होंगे हमें इस एक क्वेश्चन से कितने फैक्ट्स जानने को मिले। तो अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे फैक्ट्स को तो आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आ पाएँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी ज़रूर करें। तो इसी साथ में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टेम्पल ऑफ देवघर। देवघर कहाँ पे? नियर झांसी। एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल ऑफ गढ़वा नियर इलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ वॉट। किसके इंपॉर्टेंट रिमेन्स हैं इन ऑप्शंस में से? तो पहला है गुप्ता आर्ट, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा है मौर्य, फिर इनमें से कोई दो या फिर कोई भी नहीं। तो हम सबसे पहले हम ये जो देवघर की जो पेंटिंग की बात है, यहाँ पर जो टेम्पल है इनकी हम बात कर लेते हैं। तो देवघर में जो है वो दशावतार टेम्पल सिचुएटेड है। दशावतार टेम्पल है यहाँ पे। और ये मेनली जो है ये वैष्णविज्म जो सेक्ट है उससे रिलेट करता है। भगवान विष्णु की यहाँ पे मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी हमें अलग अलग, मतलब मुद्रा में, कहीं लेटे हुए हैं। और इसके बाद से ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल बोला जाता है। इसको बनवाया कब गया था? तो ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम्स इसको बनवाया गया था। तो इसका आंसर जो होता है वो है गुप्ता आर्ट। तो ये देवघर के जो टेम्पल्स हैं और जो स्कल्पचर्स हैं गढ़वा, तो अब गढ़वा आ गया। आप नेक्स्ट ये पड़ता कहाँ पे था? इलाहाबाद में। तो अगले साल ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वा जो है स्कल्पचर वो किससे रिलेटेड है? देवघर ना भी दे तो गढ़वा जो इंस्क्रिप्शन है, स्कल्पचर्स हैं वो हैं गुप्ता आर्ट से रिलेटेड। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आप इस बात को भी नोट करते हुए चलिएगा कि दशावतार टेम्पल देवघर में है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। और ये किसके समय का है? तो ये गुप्ता पीरियड का है। तो अब एक बात तो हम ये देख लेते हैं, गुप्ता जो है ये इसका फाउंडर कौन है? तो फाउंडर इनके हैं श्रीगुप्त। और ये कब गुप्ता एम्पायर कब आया, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई इसकी? तो अराउंड 4th सेंचुरी। और कब तक रहा? टू 6th सेंचुरी। तो शुरुआत के 4th सेंचुरी से लेके ये अर्ली 6th सेंचुरी तक इसने रूल किया। और गुप्ता टाइम को ही गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिलेटेड है मिडिवल इंडिया से। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे अभी जो हमने डिस्कस किए वो एंशिएंट इंडिया के पार्ट थे। अब अगला पार्ट है मिडिवल इंडिया के 4 क्वेश्चंस का। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के समय पे जो डेजिग्नेशन जो हुआ करते थे, टाइटल मतलब कि मुकद्दम और चौधरी, तो ये किसके लिए यूज़ हुआ करता था? तो पहला आपका ऑप्शन है रेवेन्यू ऑफिशियल्स, मतलब जो कि कर जो टैक्सेस होते थे उसको कलेक्ट करते थे उनके लिए। दूसरा है विलेज अकाउंटेंट, विलेज की जो खाता का जो ध्यान रखते थे उनके लिए। या फिर जो विलेज में हेडमैन हुआ करता था वहाँ का, मतलब वहाँ का मुखिया, उसके लिए। या फिर इनमें से कोई दो या फिर कोई भी नहीं। तो ये जो आप टाइटल देख पा रहे होंगे, मुकद्दम, चौधरी और एक और है खुद। तो ये जो तीनों ही चीज़ें हैं ये विलेज हेडमैन के लिए यूज हुआ करते थे, मतलब गांव के मुखिया के लिए। और ये कब हुआ करता था? तो दिल्ली सल्तनत। तो शायद अब अगला क्वेश्चन ये बन सकता है अगले साल कि मुकद्दम चौधरी किस समय पे यूज़ होते थे? तो दिल्ली सल्तनत में विलेज हेडमैन के लिए यूज़ हुआ करते थे।
आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। और आप इस वाले नाम को भी आप याद रख के चलिएगा कि मुकद्दम, खुद या फिर चौधरी, इनमें से कोई भी नाम आता है तो विलेज हेडमैन के लिए ही ये यूज़ हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड अ सबर्बन टाउनशिप ऑफ नागलपुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर्स नेम। तो ऐसा कौन सा रूलर है जिसने विजयनगर के पास में नागलपुरम नाम का एक शहर बसाया अपनी माँ के नाम पे। तो पहली बात तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो मदर की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत पहले से चली आ रही है और हमारे इंडियन कल्चर में रहा है ये बात। और ये हमें रूलर्स को भी देख के पता चलती है कि कैसे रूलर्स अपनी पेरेंट्स को और ख़ास तौर से अपनी मदर को कितना रिस्पेक्ट दिया करते थे। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय या इनमें से कोई दो या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है, आंसर से पहले हम कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर में जो पहली जो डायनेस्टी थी जिसको इसको फाउंड किया था वो किया था हरिहर और बुक्का ने। और जो विजयनगर एम्पायर ही 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है संगम, देन सुलुव, देन तुलुव, देन अरविडु। ये 4 पार्ट में जो है वो संगम, जो विजयनगर जो एम्पायर है वो डिवाइडेड है। तो हरिहर बुक्का जो थे वो संगम से रिलेटेड हैं और जो कृष्णदेव राय हैं वो तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है कृष्णदेव राय, क्योंकि कृष्णदेव राय की माँ का नाम था नागलंबा। तो इसको हम नागलपुरम और नागलंबापुरम भी बोला जाता था, जिसका अब नाम बदल के नागलपुरम हो गया है। तो ये किसकी माँ थी, किनकी माँ थी? तो ये कृष्णदेव राय की माँ थी। तो अब इसी साथ में हम एक थोड़ी बातें कृष्णदेव राय के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात डायनेस्टी, तो तुलुव डायनेस्टी। इसके बाद से अगर इनके हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की इनके समय में बात करें, क्योंकि विजयनगर का नाम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो इन्होंने 2 बुक्स लिखी। पहली बुक का नाम है अमुक्त मलयद, ये तेलुगु भाषा में लिखी गई। दूसरी बुक इन्होंने लिखी जम्बावती कलयानम। ये जो इन्होंने लिखी बुक, ये लिखी संस्कृत में, और इन्हीं के समय पर अष्ट दिग्गज इनके कोर्ट में हुआ करते थे। और ये मेनली 8 ग्रेट पोएट्स होते थे। तो अगर ये आ जाए कि अष्ट दिग्गज किसके लिए यूज़ होता है, तो पोएट्स के लिए यूज़ होता है। और किनके कोर्ट में थे, तो ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। और कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने बाबरनामा में लिखा है दैट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। तो इससे ये बात और पता चलती है कि जो कृष्णदेव राय हैं, इनका जो टाइम पीरियड है ये अराउंड बाबर जो थे, तो अब कोइंसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब बाबर ने कृष्णदेव राय के बारे में लिखी है बात, मतलब कि बाबर या तो कृष्णदेव राय के बाद में आए या फिर उनके साथ में आए। मतलब उसी समय पे जब कृष्णदेव राय जब रूल कर रहे थे तो उस समय बाबर ने आकर इन्वेड किया, अटैक किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। तो यहाँ से कुछ बातें जानने को मिली
तो इसके साथ में थोड़ा सा एक बार और हम इसको रेफ़र कर लेते हैं, कुछ जो फैक्ट्स हमें देखे हमने। सबसे पहला तो विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया हरिहर बुक्का ने अंडर संगम। तो हरिहर बुक्का जो है वो संगम डायनेस्टी के से बिलोंग करते हैं। देन अगेन कृष्णदेव राय जो है वो तुलुव डायनेस्टी, और जो नाम है नागलपुरम, ये मदर ऑफ कृष्णदेव राय के नाम पे पड़ा है। तो उनकी माँ का नाम था नागलंबा। तो शायद अगली बार ये भी पूछ सकता है कि कृष्णदेव राय की माँ का नाम क्या था, तो नागलंबा था, जिनके नाम पे नागलपुरम नाम पड़ा। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो कृष्णदेव राय हैं तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने 2 किताबें लिखी। पहली है अमुक्त मल्यद जो कि तेलुगु में है, दूसरी है जम्बावती कल्याणम जो कि संस्कृत में है। उसके बाद से अष्ट दिग्गज हमने देखा ये कौन थे, 8 ग्रेट पोएट्स जो कि कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। और फिर बाबर ने बाबरनामा में इनको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया भी बताया है। तो आई होप आप इन चीज़ों को नोट करते हुए चल रहे होंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तबाकत ई अकबरी। तो तबाकत ई अकबरी विच हैज़ बिन समटाइम्स कंसिडर्ड मोर रिलायबल दैन अबुल फजल्स अकबरनामा वॉज रिटन बाई हुम। तो पहला ऑप्शन है निज़ामुद्दीन अहमद, दूसरा है अब्दुल हामिद लाहौरी, तीसरा है गुलबदन बेगम, या इनमें से कोई 2 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है इसका निज़ामुद्दीन अहमद। इनको हम ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद भी कहते हैं। ये अकबर के दरबार में मीर बख्शी हुआ करते थे। तो अब जब ये बाकी जो दोनों ऑप्शन है इनके बारे में देख लेते हैं, क्या पता अगली बार इनसे क्वेश्चन आ जाए। तो अब्दुल हामिद लाहौरी की अगर हम बात करें तो इनकी जो किताब है उसका नाम है बादशाह नामा, और ये किससे रिलेटेड है, तो ये शाहजहां के रूल से रिलेटेड है। और ये तो गुलबदन बेगम है, इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है हुमायूं नामा। तो हमने इस क्वेश्चन से 3-4 बातें सीखी, और ये इसमें जो एक बात क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन की है कि अबुल फजल की बुक का नाम है अकबरनामा। तो यहाँ से हमने 4 लोगों की बुक के नाम देखे। पहला तो अबुल फजल कि जिनका नाम बुक का नाम है अकबरनामा, फिर निज़ामुद्दीन अहमद जिनकी बुक का नाम है तबाकत ई अकबरी, फिर अब्दुल हामिद लाहौरी जिनकी किताब का नाम है बादशाहनामा, वो किससे रिलेटेड है, तो ये शाहजहां के रूल से रिलेटेड है, और फिर गुलबदन बेगम जिनकी किताब का नाम है हुमायूं नामा। तो ये हुमायूं नामा किससे रिलेटेड है, तो हुमायूं से रिलेटेड है, हुमायूं बाबर के बेटे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन ओपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टेटेड। तो इनमें से कह रहा है कि जो 4 बैटल्स हम देख पा रहे हैं, 3 बैटल्स हैं मेनली, तो इनमें से कह रहा है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। दूसरा ऑप्शन है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान एंड मराठास। थर्ड बैटल है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप एंड अकबर। और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन अबव, फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है, क्योंकि इसमें बोल रहा है नॉट को आप ध्यान से देखिए करिएगा क्वेश्चन को, तो इसका नॉट का आंसर है बी। क्यों? क्योंकि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो बिटवीन हेमू एंड अकबर लड़ा गया था, जिसमें अकबर जो थे वो विक्टोरियस रहे थे अंडर द रीजेंट बैरम खां। अब चल लड़ा कब गया था, तो 1556 में लड़ा गया था, और फर्स्ट बैटल 1526 में लड़ा गया था, जो कि सही लिखा हुआ है बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो हम थर्ड बैटल भी देख लेते हैं। थर्ड बैटल कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1761 में बिटवीन हुम, तो दुर्रानी एम्पायर
वर्सेस मराठास। तो दुर्रानीस कहाँ के थे? तो दे वर फ्रॉम अफगानिस्तान। और मराठा की तरफ से कौन थे? तो मराठा के साथ जो लड़े थे वो थे सदाशिव राव, और दुरानी साइड से अहमद शाह अब्दाली। आई होप आप इसको नोट करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एंशेंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के। तो क्योंकि इससे हो सके तो आने वाले समय में इन 8 क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो पहले तब सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में। सेकंड हुआ है 1556 में, और थर्ड हुआ है 1761 में। फर्स्ट के जो थे किन के बीच में हुआ? तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी, एंड इन दिस वन बाबर केम विक्टोरियस। सेकंड किस में बीच में हुआ? हेमू एंड अकबर के बीच में हुआ, और इसमें अकबर की जीत हुई, जो कि बैरम खान के अंदर, क्योंकि इस समय अकबर की जो एज थी वो अराउंड 14 ईयर्स थी, तो बैरम खान ही रूल करते थे। और मतलब कि यहाँ पे ये है कि बैरम खान वन मेनली द गार्डियन, तो उनके अंडर लीडरशिप में जो है ये बैटल जीती गई थी, और इसमें हेमू जो है वो हार गए थे। फिर जो थर्ड हुआ था बिटवीन दुर्रानी एम्पायर, जो कि अफगानिस्तान से थे, और इधर से लड़ा था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास, मराठा से सदाशिव राव। ये हुआ था 1761 में। जहाँ का जो थर्ड जो ऑप्शन था वो था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये भी सही बात है, क्योंकि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस अभी कराए गए हैं वो समझ में भी आ रहे होंगे, और इनको आप नोट करते हुए भी चल रहे होंगे। तो इसी साथ में हम आ जाते हैं अपने इस सेशन के एंड पे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहे, आपने क्वेश्चन को समझा किया, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें हमारे चैनल को। और इसकी हम PDF जो है आपको स्टेट PCS सक्सेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे प्रोवाइड करेंगे। और स्टेट PCS सक्सेस MCQ नाम से चैनल है, उस पर हम MCQs प्रोवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरियस PCS एग्जामिनेशंस, और BPSC का भी उसमें बहुत बड़ा चंक है क्वेश्चंस का। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को करते रहेंगे, और उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो होलिस्टिक हो पाए, और आप कंफर्टेबली BPSC का जो PT होने वाला है 30 सितंबर को, उसको आप क्लियर कर सकें और मेन की तैयारी कर सकें। तो थैंक यू एवरीवन।